देसी चिकित्सा उसमें है। स्वास्थ्य सचिव कहते हैं नहीं, देसी चिकित्सकों को नहीं। अरे स्वास्थ्य विभाग में डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो सकता है? उन्होंने अगर कोई आदेश निकाला है एलोपैथिक के लिए तो बाकी के लोग कर सकते हैं, उनका भी प्रस्ताव आएगा, उस पर भी निर्णय हो जाएगा। लेकिन मैं पहली बार इस प्रश्न डॉक्टर लोगों का नहीं सामना कर रिटायर कर गए नहीं, जो रिटायर कर गए उनकी बात तो अलग है। कानून लागू होने जिस के दिन बाद से प्रभावी हुआ उस दिन से स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, इसमें क्या कंफ्यूजन है? ये प्रक्रिया बड़ी थी जिसमें स्वास्थ्य विभाग ने असहमति जाहिर की। ये तो डॉक्टरों की आयु की जा रही है और 62 टीचिंग लाइन में जितने हैं सबका हो चुका है, हुआ था तो वो भी हो रहा है। तो जैसे ही मेडिकल एजुकेशन की बात होगी तो स्वाभाविक है जो भी मेडिकल एजुकेशन से संबंधित है उन पर हो जाएगा लागू। जिसे आपने उठाया है तो इसका भी समुचित समाधान हो जाएगा। इस बारे में आज थोड़ी कहा जा सकता है, तो एग्जामिन करने के बाद जिस दिन नोटिफिकेशन होगा उसके पूर्व, नोटिफिकेशन के पूर्व कोई रिटायर कर जाता है। लेकिन मान लिया जाए कि अगर प्रस्ताव ही यही था, आप भी पूछ रहे हैं ना, लोगों को तो कॉमन सेंस से जवाब दे रहे हैं। लेकिन अगर प्रस्ताव ही सिर्फ एलोपैथ डॉक्टर का तो अगर ये उसमें लैकुना रह गया है तो उसका परिमार्जन होगा। इसको एग्जामिन करने के बाद उसका उत्तर बिना एग्जामिन किए नहीं दिया जा सकता। आपने विषय छेड़ दिया, अच्छा है। स्वास्थ्य मंत्री जी इसको पहले से ही एग्जामिन कर रहे हैं। PUCL वाले कहीं आपने कोई बयान दिया था, उस पर बड़ी उनको आपत्ति है और उन्होंने कहा है कि शायद आपने कहा है कि JB संगठन है। कब कहा है, कहाँ कहा? हाउस में शायद उन लोगों का कहना कि हाउस में आपने कहा था। एक तो हाउस के अंदर कही हुई बात पर कोई बाहर कुछ बोल ही नहीं सकता है, नंबर 1। और हाउस में हमने क्या कहा है? सिद्दीकी जी से शायद आपकी कुछ बहस हो रही थी। उच्चारण तक नहीं किया। हाउस के अंदर कोई बात है तो वो हाउस के अंदर निपटाया जाता है, बाहर नहीं निपटाया जाता है। ये जितने काबिल लोग हैं उनको इतना समझना चाहिए। और हम भी अखबार में देख करके आश्चर्यचकित, मैंने तो उस शब्द का उच्चारण तक नहीं किया। मेरे मुंह में कोई प्रतिक्रिया डाल दी गई है, ये बहुत ही गलत है, अनुचित है। मैंने कोई संज्ञान नहीं लिया है। हाउस के अंदर जब कोई सदस्य कोई बात कहते हैं तो हाउस के अंदर उसकी बात कही जाती है, तो वो हाउस की बात है। हाउस के अंदर कही गई बात का बाहर डिबेट नहीं होता, इसलिए हम नियमों में बंधे हुए हैं। लेकिन आज देख करके समाचार पत्रों में मुझको भी आश्चर्य हुआ। मैंने तो इस संगठन का उच्चारण तक नहीं किया है। सिद्दीकी साहब ने कोई सवाल छेड़ा है जिसको मैंने हाउस के अंदर कहा, हाउस की प्रोसीडिंग निकाल करके देख करके उसकी रिपोर्टिंग करने की इच्छा हो तो आप लोग कीजिएगा। लेकिन मुझको भी देख करके आश्चर्य हुआ। लेकिन ये देखा जाता है कि ज़्यादा काबिल लोग ज़्यादा इस प्रकार की बातें करते हैं और ये किसी के मुंह में कोई वक्तव्य डाल देना, इससे बढ़ कर के कोई अन्यायपूर्ण कार्रवाई और कुछ होती नहीं। मैं किसी से किसी बहस में नहीं उलझना चाहता हूँ, सब अपना अपना काम करें। मैंने क्या कहा और किस संदर्भ में क्या कहा, जो सदन को कवर करने वाले पत्रकार हैं उन्होंने सुना होगा, और बाहरी लोगों को दिलचस्पी है तो पहले प्रोसीडिंग पढ़ लें। बाहर शास्त्रार्थ नहीं होता है, सदन के अंदर की बात सदन में होती है। इसलिए मुझको किसी प्रकार के सफाई देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मुझको आश्चर्य जरूर हुआ है इस प्रकार का वक्तव्य पढ़कर, जो बात हमने कही नहीं तो और कुछ नहीं लगता है सिवाय इसके कि मैंने कोई बात ही नहीं की है। तो मुझको मुख्य अतिथि बना करके तो मैं किसी से किसी प्रकार के बहस में उलझने के लिए तैयार नहीं, और मेरा ये काम ही नहीं।
जो लोग हैं, व्यक्ति हो या संस्था हो, अपना अपना काम करें। हमको ना आपत्ति है, ना मुझको कुछ का देखा ही नहीं है, तो उस पर हम क्या प्रतिक्रिया दें? मुख्यमंत्री जौहर साहब इतना क्यों नाराज? नहीं, कौन बात उसमें नई बात क्या है? हम तो उनसे आए थे, मिले। हमारे उस जिले के जो विधायक हमारे हैं, शशि कुमार राय हैं, मनोज कुशवाहा हैं, ये सब लोग, स्वाभाविक है हर जिले के विधायकों की दिलचस्पी रहती है कि उनके जिले की योजनाओं को लॉन्च किया जाए। तो एक बार हमसे मिले थे तो हमने ये कहा था कि मुजफ्फरपुर का कार्यक्रम हम चाहते हैं कि जौहर साहब भी उसमें मौजूद हैं। मुजफ्फरपुर के सांसद हैं जौहर साहब। इस बार वो आए थे तो उन लोगों ने हमको कहा कि आ रहे हैं, एक बार जब बात कर लेंगे। हमने कहा जरूर बात कर लेंगे। तो हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है रहेंगे। तो 28 तारीख को मुजफ्फरपुर का प्रोग्राम है। और ये बात सही है, हमारी कोई राजनीतिक बातचीत थोड़ी। तो बोल रहे हैं कि दोस्ती नीतीश से नेवर है। वो हमारे बुजुर्ग हैं, वो क्या बोलते हैं उस पर हम थोड़ी कभी प्रतिक्रिया दें। बुजुर्ग है इसीलिए बाकी उनके किसी कथन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन यही बात है। हम उनसे मिले और तारीख तय हुई कि मुजफ्फरपुर का कार्यक्रम विकास वाला कब होगा। वहाँ के सांसद हैं जौहर साहब, हमने उनको आग्रह किया कि आप रहिए। उन्होंने कहा हम रहेंगे। नहीं। 28 तारीख की तारीख का डेट तय हुआ। हाँ, तो जितने एमएलए हैं, मनोज कुशवाहा जी विधायक वहीं पर मौजूद थे। इनफैक्ट उन्होंने ही सूचना दी। हम तो किसी मीटिंग में व्यस्त थे, उनका बार बार फोन आया कि आ जाते। तो हमने कहा मीटिंग खत्म करके हम आ रहे हैं। 9:30 बजे मीटिंग खत्म करके हम गए और 10 मिनट उनके पास बैठे होंगे। नहीं, यही बातचीत हुई है। कॉफी पिया है, चाय नहीं कॉफी पिया है। नहीं, जॉर्ज जी का कहना है कि आप चीफ मिनिस्टर, मैंने नीतीश जी एज ए चीफ मिनिस्टर के रूप में मिले थे, मुख्यमंत्री के रूप में मिले थे, नीतीश के रूप में नहीं मिले थे, नीतीश जी के रूप में नहीं मिले थे। एज एमपी मिले थे हमसे वो। तो ये उनका कहना है कि नीतीश जी से मेरी कोई करीबी या दोस्ती नहीं हो सकती है, चीफ मिनिस्टर जैसे से मिले थे इसलिए हम जाएंगे। ये दो बातें हैं। थोड़ी प्रतिक्रिया देनी, वो हमारे बुजुर्ग हैं, वो कुछ भी बोलते हैं तो उसका जवाब थोड़ी देते हैं। कॉफी बिटर होता है, कुछ ज्यादा ही, बहुत अच्छा। कुछ ज्यादा ही नहीं आना ही हुआ। तो फिर जरूरत क्या हमको बोलने? बुजुर्ग को तो घर से निकाल नहीं दिया था, उनको तो घर ही में। हाँ, सह रहे हैं मतलब इसका। कुछ ज्यादा ही घर बुजुर्ग हो उनका है, गए। उनको कौन घर से निकाल? हमें पूछ होनी चाहिए। जॉर्ज साहब कुछ कैसे नहीं है, उनकी पूरी पूछ है। इतना और यहाँ मिलने की बात नहीं, दिल्ली हम मिलने जाते हैं, दिल्ली उनसे हम मिलते हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं। ये स्कीम्स का कई उनसे बार इनॉग्रेशन करवाइएगा। नहीं, वो असल आपको मालूम है कि इस कैलेंडर ईयर में जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन करके जिले की समूची बिजली की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सड़क की सारी योजनाओं को मिला करके एक कार्यक्रम के जरिए उसका शिलान्यास और उद्घाटन। मुजफ्फरपुर का ये नहीं हो पाया था, तो मुजफ्फरपुर का कार्यक्रम 28 को होगा और जौहर साहब ने भी कहा है कि उस कार्यक्रम में रहेंगे। कितने की योजना खुद अब वो तो अब बताएंगे, इसके बारे में विजेंद्र प्रसाद यादव जी और नंदकिशोर यादव जी सारे जिलों के योजना का समन्वय वही करते हैं, तो यही लोग बताएंगे। मुख्यमंत्री जी अच्छी खासी राशि होगी, ज्यादा ही होगा, उससे कम ज्यादा ही 1000 करोड़ 1000 करोड़ मान के चले। हाँ, उतना बड़ा जिला सेफ है। एनडीसी की मीटिंग तो हो रही है, मुख्यतः पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने के लिए। एनडीसी की मीटिंग में बिहार की समस्याओं का हम उल्लेख करेंगे, 2-3 बात हम उठाएंगे, एक तो सिद्धांत का भी प्रश्न हम उठाएंगे, वो है केंद्र और राज्य के संबंध में। तय हो गया था कि केंद्रीय योजनाओं को कम से कम किया जाएगा और राज्यों को पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, राज्य की ज़रूरत के मुताबिक वो योजनाओं को तय करेंगे और उसका क्रियान्वयन करेंगे।
बात हो गई थी आज से कई साल पहले कि अब उसमें सनसेट क्लॉज आएगी, लेकिन 10वीं योजना में भी ये बढ़ी और 11वीं योजना में और ज़्यादा बढ़ रही। परिणाम उसका ये होता है कि राज्यों का जो पैसा है उसमें कटौती होती है। जो ग्रॉस बजटरी सपोर्ट है उसका बड़ा हिस्सा चला जाता है केंद्र सरकार के विभागों को और छोटा हिस्सा आ पाता है राज्यों को। तो राज्यों को अपनी ज़रूरत के मुताबिक योजनाओं को बनाकर अमल करने की गुंजाइश घटती जा रही है। अब राज्य को धीरे धीरे केंद्रीय योजनाओं को लागू करने वाली एजेंसी के रूप में तब्दील किया जा रहा है। तो ये सिद्धांत का प्रश्न हम उठाएंगे कि अनेकों बार इस पर सहमति बन गई कि केंद्र धीरे धीरे अपनी योजनाओं को कम करेगा और राज्यों को प्रोत्साहित करेगा कि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं लें। तो एक तो ये प्रश्न हम उठाएंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये फिर राज्यों को मिलने वाली राशि में कमी हो रही है और केंद्रीय विभागों की राशि में वृद्धि हो रही है। दूसरी बात हम उठाएंगे बाढ़ का सवाल। जो बाढ़ से छुटकारा पाने के लिए जो कुछ भी योजनाएं हमारी हैं उसका उल्लेख करेंगे और हम चाहेंगे कि उसमें अधिक से अधिक धन का प्रबंध केंद्र के द्वारा किया जाए। फिर जो बिहार पिछड़ गया है बिहार को आगे लाने के लिए देश के प्रगति की रफ्तार के साथ तालमेल बिठाने के लिए बिहार को अतिरिक्त सहायता मिलनी चाहिए। ये मुद्दे हम उठाने वाले हैं। हम कल जाएंगे। 19 को एनडीसी की बैठक है और 20 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है आंतरिक सुरक्षा पर, उसमें शामिल होंगे और 21 को वापस आ जाएंगे। पहला जो बात है कि स्टेट में ऐसा समस्याएँ हैं। अब सिर्फ केंद्र प्रायोजित योजनाएं ही चलेंगी और जबकि बात हो गई अनेकों बार इस पर सहमति बनी है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं को अब धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा और समाप्त करने के बजाय प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं और योजनाओं को लागू करने के पहले राज्यों से व्यापक विचार विमर्श नहीं होता। पिछली बार हुआ था। राज्यों को कमिट कर दिया जाता है कि आप इस योजना में भागीदार बनेंगे। तो ये जो पैसा है ये पूरा जो ग्रॉस बजटरी सपोर्ट के लिए राशि है देश में उसी का हिस्सा है। तो जब केंद्र योजनाओं को लेकर लागू करता है तो राज्यों का हिस्सा घटता है, तो राज्यों की गुंजाइश घटती है। तो ये प्रश्न है जो बहुत ही अहम प्रश्न है, इसको भी हम उठाएंगे दिया जाए। इसके लिए बिहार विधानसभा का जो सर्वसम्मत प्रस्ताव है उसके अनुपालन में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को प्रधानमंत्री जी से मिलना है। हमने अनुरोध किया हुआ है, उसके लिए समय का निर्धारण नहीं हुआ है। तो विशेष राज्य का दर्जा मिले ये तो सभी दलों की राय है, विधानसभा की सर्वसम्मत राय। तो वो प्रश्न तो हमारे लिए हर इस प्रकार की मीटिंग में उठाने का एक मुद्दा होता ही। लेकिन बाढ़ का जहाँ तक सवाल है, बाढ़ के लिए अलग अलग योजना बना करके हम लोगों ने सुपुर्द किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बैठक भी हुई है पिछले महीने, उसके हिसाब से राज्य सरकार अपनी तैयारी भी कर रही है। तो हमारा तो है वहाँ कि हम उत्तर बिहार में नदियों को जोड़ना चाहते हैं, नदियों को गहरा करना चाहते हैं, बांध बनाना चाहते हैं, सड़कों को ऊंचा करना चाहते हैं, सड़कों में ज़्यादा से ज़्यादा फूल देना चाहते हैं। हैं उनका भी सहयोग प्राप्त किया जाए क्योंकि बड़े धनराशि की आवश्यकता है। तो ये अलग से भी मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री जी, ये बेतिया के लौरिया से विधायक है प्रदीप सिंह, केरोसिन पे चलते हैं और उनके लिए पीडीएस से केरोसिन सप्लाई किया जाता है। केरोसिन से जनरेटर खरीदने का प्रस्ताव हमने देखा तो उसमें हमने मना कर दिया कि केरोसिन पर चलने वाला कोई जनरेटर सेट की खरीदारी नहीं। पहले का कोई होगा खरीदा हुआ तो उसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे कार्यकाल में स्पष्ट हमने आदेश दिया है कि किरासन तेल पर चलने वाला कोई भी जनरेटर सेट की खरीदगी नहीं हो। ये तो मेरा एक्सप्लिसिट आदेश है।
और वो खरीद ही नहीं सकते। कम से कम मेरे सरकार बनने के बाद कोई नया इस प्रकार का निर्णय लेकर कोई खरीद नहीं सकता। अगर पहले से कोई खरीदा हुआ है उसके बारे में ऑफ है उसको भी जानकारी सब मंत्री यही हैं। जरूरतमंद लोगों को मिलता है, ओपन सेल उस प्रकार से है नहीं। 2006 में खरीदारी हुई। 5-6 का खरीदारी है। हो सकता है पहले का, वैसे तो हम बता रहे हैं कि मेरे सामने खरीदारी का प्रस्ताव हमारे स्तर पर विचारार्थ आया था तो उसमें हमने मना कर दिया, लेकिन पहले से कोई खरीदारी की गई तो जब पहले खरीदारी का मतलब है पहले का ऑर्डर ही होता है। एक्चुअल कब खरीदारी किया ये हमारी जानकारी में नहीं है। इसके बारे में बगैर जानकारी लिए हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। इन लोगों ने और जब भी किया होगा वो इसके लिए बताएंगे कि किस दृष्टिकोण से और कैसे उसकी आपूर्ति करेंगे। पूरा कोई इंक्वायरी वगैरह आप कर रहे हैं क्या? नहीं, आप हमको बता रहे हैं तो इसकी जानकारी लेंगे पहले तब। हमारी जानकारी में जो बात हमने तो बता दी है। जब भी प्रोक्योरमेंट का प्रस्ताव आता है विभाग का तो उसमें जब डीजल सेट ये माफ करेंगे किरासन तेल से चलने वाले जनरेटर सेट की बात थी तो हमने तत्काल मीटिंग वही कर दी। ये तो आप खरीद ही नहीं सकते हैं, गलत है। तो मेरे समय जो प्रस्ताव आया था वो वापिस हो गया और वो बदल गया। मेरा की बात आप कह रहे हैं कि हमारी योजना पूरी नहीं होगी तो वो नहीं करेंगे, उनकी नहीं होगी तो ये नहीं। हमने कहा कि मेरे कार्यकाल में जो कार्य की गति तेज होनी चाहिए, ये हमने कहा। और रेलवे की परियोजनाओं के लिए जमीन देने में राज्य सरकार कोई कोताही नहीं करती। हम अनेक बार बता चुके हैं कि जमीन मिलने में ओवरऑल कठिनाई आई है, उसमें वे स्वयं भी जिम्मेवार है, क्योंकि जान देंगे जमीन नहीं देंगे का आंदोलन उन्होंने चलाया, तो इसके चलते कठिनाई आती है। लेकिन उन कठिनाइयों को भी हम लोग दूर करते हैं, किसानों को समझा के बुझा के बहुत अच्छा कंपनसेशन दे करके हम लोग कर रहे हैं। और तेरा मेरा काहे के लिए होगा, हमारी काहे को कोई योजना होगी? नहीं समझ पाए ना। मेरे कार्यकाल के समय की योजना होगी तो इतना तो तथ्य ना कि हम भी रेल मंत्री रहे और उस समय भी अनेक योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। हमारे पहले के भी रेल मंत्री हैं पासवान जी, इसी बिहार के, उनके कार्यकाल की भी योजनाएं होंगी। तो मैंने कहा कि पहले की योजनाओं पर भी ध्यान दें, और मेरे जानकारी में है कि पहले की योजनाओं पर काम की गति बहुत धीमी है। कि तेरा मेरा हम थोड़ी करेंगे, हम कौन होते हैं तेरा मेरा करने क्रमों में। और केंद्र सरकार के संसाधनों का उपयोग करके राज्य सरकार की निंदा करते हैं, राज्य सरकार की आलोचना करते हैं। ये संघीय ढांचे पर हमला के समान है। इसके संबंध में हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा। फेडरल ढांचे पर यह हमला नहीं है, पार्टी के मन से वो आलोचना करना। लेकिन सरकारी कार्यक्रम के मंच से, केंद्र सरकार के कार्यक्रमों के मंच से राज्य सरकार की निंदा करना, ये कहां तक संघीय ढांचे के अनुकूल है? ये प्रश्न हमने छेड़ा है और एनडीसी की बैठक में भी हम इस सवाल को रखने वाले हैं। लेकिन हम कौन सा फेडरल ढांचे को हमला झेल रहे हैं? रेल परियोजना को लेकर जी ना, रेल परियोजना के लिए कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हम जनवरी महीने में रेल के अधिकारियों को भी बुलाने वाले हैं, और अगर सचमुच कहीं जमीन में दिक्कत हो रही है तो और पहल की जरूरत होगी तो और पहल किया जाएगा। इसलिए वो सवाल ही नहीं है। हमको तो खुशी होगी कि बिहार में अधिक से अधिक रेलवे का काम हो, रेलवे का इन्वेस्टमेंट आए। हम खुद ही यहाँ इतनी योजनाओं को स्वीकृत करा चुके, तो मेरी व्यक्तिगत रुचि है कि उसमें उन योजनाओं पर काम हो। हम तो आखिरी व्यक्ति होंगे कि जो चाहेंगे कि नहीं हो ये सब। हमारे न चाहने का काम प्रश्न पैदा, हमने इसके लिए अपना खून जलाया है। अधिकारियों की बैठक में क्या मतलब, यही जमीन आदि की कहाँ जमीन दिक्कत है बता दें। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को सूचना जाएगी, वो आवे और आकर के बतावें कि कहाँ दिक्कत हो रही है। जहाँ दिक्कत होगी उस दिक्कत को दूर करने की भी कोशिश हम लोग करेंगे। अरे बाकी तो चलता रहता है। रेल दुर्घटनाओं को लेकर एक बहस चल रही है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि शायद उनके टाइम में इतने एक्सीडेंट हुए, तो उन्होंने कहा कि नीतीश जी के टाइम में 21 एक्सीडेंट हुए। अब एक से एक रेलवे का एक्सपर्ट हो गया आजकल आरजेडी। रेलवे की दुर्घटनाएं हो रही थी, इसीलिए तो 17,000 करोड़ रुपए का स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड बना करके रेलवे को सुधार दिया गया। आज उसी का मौज ले रहे कर रहे हैं लोग। अब फिर कल दुर्घटना होगी तो कल का रेल मंत्री गाली सुनेगा।
कल जो मेरे प्रयास से सुधार आए, अगर उस समय सिचुएशन खराब था, रेलवे के एसेट्स पुराने पड़े हुए थे, तो उसी को तो सुधारने के लिए उतनी बड़ी धनराशि को स्वीकृत करा करके उस पर काम कराया गया, और उसी का अंजाम है कि आज दुर्घटनाएं कम हो रही हैं। लेकिन दुर्घटनाएं फिर होने लगेगी, क्योंकि सेफ्टी पर ध्यान नहीं है। जो हमारे समय में सेफ्टी के लिए जो कदम उठाए गए, इसके बाद सेफ्टी की उपेक्षा कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। एक्सिल लोड का बढ़ाया जाना, बगैर ट्रैक स्ट्रक्चर में पटरी के में सुधार लाए हुए, उसकी ताकत को बढ़ाए हुए, पुलों को ठीक उतना उस लायक बनाए बगैर आप अगर एक्सिल लोड बढ़ाते हैं, फिर वैगन्स के डिजाइन में कोई परिवर्तन नहीं और आप एक्सेल लोड बढ़ा रहे हैं, तो कुल मिलाकर के इसका घातक परिणाम सेफ्टी पर आएगा। ये बात हम पिछले 3 वर्षों से कह रहे हैं। अब अगर कोई ध्यान नहीं देता है तो कीजिएगा कि आगे कोई रेल मंत्री आवेगा तो उसके समय में अगर इसके इस तरह के काम के चलते वो खामियाजा भुगतेगा तो लोग कहेंगे कि फिर दुर्घटना होने लगी। दुर्घटना क्या उसी दिन की एक बात होती है, एक लंबे काल के नेग्लेक्ट के बाद ये नौबत आती है। फिनोमेनन और ये सबके सामने है। वो एक घटना घट जाए उसके ऊपर चिंता प्रकट करना या एहतियात बरतने की बात नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं। राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को मिल करके और खास करके जिनका विश्वास लोकतंत्र में है, उनको एकजुट होकर के इस समस्या के बारे में सोचना चाहिए और विकास की गति को तेज करना चाहिए। समाज के जो सबसे निचले पायदान पर बैठा हुआ इंसान है, उसको ऊपर उठाने के लिए जो योजनाएं हैं उसको प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। उसका जवाब ये है, उसका जवाब और दूसरा कुछ नहीं। एनोनिमस लेटर का कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है, गृह विभाग द्वारा संज्ञान लेने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। और एक बार आप लोगों ने पूछा कोई एनोनिमस लेटर है, इतना भारी किसी को है लगता है कि किसी के ऊपर अभियोग है तो उसको खुल करके जो नियम कायदे कानून है उसके मुताबिक जांच के लिए अपने आरोप को रखना चाहिए। तो जब लेटर ही एनोनिमस है, उस पर कोई संज्ञान लेने का